दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आंदोलन करने वाले नेता यह कहने लगे कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, लेकिन सत्ता में रहते हुए आप अगर हमारे हक को छीनेंगे तो फिर हम आपकी सत्ता आपसे छीन लेंगे। ये ऐसे शब्द हैं जो शायद भारत की राजनीति के भीतर आंदोलनों के जरिए कभी बोले नहीं गए। ये ऐसे शब्द हैं जिनके जरिए शायद इस बात का एहसास पहली बार इस देश में कमोवेश हर समुदाय विशेष को जरूर हो रहा होगा कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, लेकिन यह लड़ाई राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन की लड़ाई धीरे धीरे बनती जा रही है। इतिहास गढ़ा जा रहा है, खाली उसकी मध्यम गति को अब समझने की जरूरत है। क्योंकि गांव से निकला हुआ आंदोलन जब दिल्ली की चौखट पर आकर बैठ गया, ठिठक कर लगातार सरकार की तरफ टुकटुकी लगाए देखता रहा, और महीने दर महीने बीतने के बाद भी जब सरकार की तरफ से कोई ऐसी आशा की किरण नजर नहीं आई, तो फिर यह आंदोलन पंचायत और महापंचायतों से होते हुए शहर और ग्रामीण इलाकों में बैठकों के बाद धीरे धीरे अपने विस्तार को बढ़ाते हुए अब अगर पश्चिम बंगाल की जमीन पर है, सुबह भवानीपुरा तो शाम होते होते नंदीग्राम, और कल सिंगूर और उसके बाद आसनसोल, और धीरे धीरे हर उस राज्य में जहां जहां चुनाव है। और यह संदेश देश के प्रधानमंत्री के लिए कि आप हमसे बात करें ना करें, लेकिन आप सत्ता की खातिर जिन जिन जगहों पर जाएंगे अब वहां पर हमारी मौजूदगी होगी। यह सिर्फ तेवर का जिक्र नहीं है, यह सिर्फ आक्रोश का जिक्र नहीं है, यह आंदोलन के विस्तार का जिक्र नहीं है। दरअसल यह उन परिस्थितियों का जिक्र है जिसमें पहली बार एक आंदोलन को लगने लगा है कि इस देश के भीतर में राजनीति करते हुए आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको गैर राजनीतिक रहना होगा और जनता को यह भरोसा दिलाना होगा, या फिर इस देश के भीतर में हर जनता के साथ जो भी मुसीबत है उसको यह समझाना होगा कि यह राजनीतिक व्यवस्था सत्ता पाने के बाद कितनी क्रूर हो जाती है, उसके सरोकार कैसे खत्म हो जाते हैं और वो मनमानी कैसे करने लगती है, और पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर वो किस तरीके से पॉलिसी बनाती है। और इसको बताने के तरीके भी कोई राजनीतिक संवाद के जरिए नहीं है, बिल्कुल गैर राजनीतिक संवाद के जरिए सुबह भवानीपुरा में समझाया गया और शाम में नंदीग्राम में तमाम नेता अपनी बातों को कह रहे हैं। जरा इस अंदाज को समझिए। एक तरफ चेतावनी है प्रधानमंत्री मोदी को कि आप जहां भी चुनावी प्रचार के लिए जिस भी राज्य में जाएंगे वहां पर हम भी जाएंगे, और इस ऐलान के साथ जाएंगे कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए। वोट किसे दिया जाए यह वोटर तय करे, लेकिन आपको सत्ता से बेदखल करना है। यानी मसला सिर्फ 3 कानून और एमएसपी भर का नहीं है। यह एक ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है जहां पर राजनीतिक सत्ता अपने राजहट में किस तरीके से हो जाती है यह उसको भी दर्शाता है। और जनता का संघर्ष जब राजनीति को चुनौती देने के लिए गैर राजनीतिक होकर संवाद जनता से बनाने निकल पड़े, तब क्या हो सकता है। दरअसल जिक्र तो सिर्फ 3 कानूनों का करना चाहिए, सरकार को यह लग सकता है। जिक्र तो इस बात का होना चाहिए कि एमएसपी को आप कानून बना दीजिए, इसी का जिक्र नंदीग्राम में होना चाहिए, लेकिन नहीं। किसान अब बताने लगे हैं कि इस देश के भीतर में रेल को बेचा जा रहा है, हवाई अड्डों को बेचा जा रहा है, बंदरगाहों को बेचा जा रहा है, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जा रहा है, और तो और जनता के भीतर की उस नब्ज को भी पकड़ना चाहते हैं जहां पर इसी किसान ने नंदीग्राम में जब आंदोलन छिड़ा था तो उसकी जमीन का मसला था। लेकिन अब किसान अपने संवाद के जरिए जब यह बताने लगे हैं कि आने वाले वक्त में आपके हाट नहीं रहेंगे, आपके साप्ताहिक बाजार नहीं रहेंगे, आपके अनाज आपके नहीं रहेंगे, पहले से गोडाउन तैयार कर लिए गए हैं कि अनाज को उसमें ठूस दिया जाए, और जनता की जब मांग बढ़े तो उसके हिसाब से उसकी कीमत तय की जाए, यानी वहां पर भी मुनाफा कमा लिया जाए। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसके भीतर हमें लगता है जरा सिलसिलेवार तरीके से आज देखने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति ने इस देश को जातियों में बांटा है, यह छुपा हुआ नहीं है। इस देश के भीतर में संसदीय वोट बैंक की राजनीति ने मुसलमानों को हाशिए पर ढकेल दिया, और उनकी जरूरत इस राजनीति को है ही नहीं, यह भी बता दिया, और यह लगातार बताया जा रहा है। लेकिन पहली बार अगर गैर राजनीतिक होकर किसान आंदोलन अब हर किसी को यह समझाने निकल पड़ा है कि आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी होगी, और हमसे पहले किन किन की बारी आ चुकी है वह भी चेत जाए, चाहे जिनका टेलीफोन बिक गया,
यानी टेलीकॉम सेंटर में बीएसएनएल को में जिस तरीके से वीआरएस दे दिया गया, या फिर वह तमाम कर्मचारी, अधिकारी और तमाम बेरोजगारी की अवस्था को झेलते हुए लोग अगर समझने लगे कि दरअसल अब एकजुटता के साथ खड़े होना होगा, क्योंकि सवाल इस देश में किसानों का नहीं बल्कि इस देश में किसानी के जरिए उस अनाज का है जिस अनाज से यह देश चलता है। 70% की आबादी अगर किसानी पर इस देश में टिकी हुई है तो पश्चिम बंगाल का सच भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि बंगाल के भीतर में जिन बातों का जिक्र हो रहा है उसमें बहुत साफ है कि नंदीग्राम के भीतर में जिन गांवों में हाट लगते हैं, साप्ताहिक बाजार लगते हैं, यह पूर्वी मिदनापुर का जिला है। नंदीग्राम में तो खुद 2 हाट और 2 साप्ताहिक बाजार लगते हैं, लेकिन पूर्वी मिदनापुर जो जिले का इलाका है उसमें नंदीग्राम है, उसमें तमलुक है, उसमें रामनगर है, उसमें कोंटई है, उसमें चांदीपुर है, खेजरी है, इग्रा है, मोयना है, पंसकुरा है, पोटाशपुर है, देशोप्राण है, भगवानपुर है, सुताहाटा है, मसीहा सडाल है, हल्दिया है। ये सारी ऐसी जगहों के नाम हैं पूर्वी मिदनापुर के भीतर में और नंदीग्राम से सटे हुए, जहां पर जिंदगी हाट और साप्ताहिक बाजार के जरिए ही चलती है। लेकिन इनको बताने अगर किसान पहुंच गया कि वॉलमार्ट का खजाना भरेगा, इनको बताने अगर पहुंच गए हैं कि अब यहां पर अंबानी, अडानी, एक तरफ गोडाउन, दूसरी तरफ रिटेल सेक्टर, अगर किसान ये बता रहा है तो इसके मतलब बहुत साफ है। अब किसानों के भीतर इस जागरूकता को लाने का प्रयास हो रहा है कि राजनीति ने जो मीडिया के जरिए एक ऐसा वातावरण इस देश में खड़ा कर दिया जहां पर सच छुपता चला जाए और प्रचार प्रसार के जरिए झूठ का विस्तार होता चला जाए और सही जानकारी लोगों तक ना पहुंच पाए, तो अब किसान आंदोलन ही अपने विस्तार को गैर राजनीतिक करार देते हुए राजनीतिक चोट कर रहा है। सवाल इतना भर भी नहीं है। पूरे पश्चिम बंगाल में तकरीबन 37,945 गांव हैं और इन गांवों के भीतर में जितने हाट और साप्ताहिक बाजार लगते हैं या जहां पर अनाजों की खरीद फरोख्त होती है, उनकी संख्या लगभग 36,000 से ज्यादा की है। उन इलाकों में जो किसान अपने अनाज को बेचने के लिए निकल कर आता है और इनकी तादाद करोड़ों में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के भीतर में लगभग 75 यानी 75,50,000 के लगभग में किसान परिवारों की रिहाइश है। और इसके जरिए जब लोगों को जोड़िएगा तो फिर पश्चिम बंगाल के आंकड़े साफ बतलाते हैं कि तकरीबन 4 करोड़ लोग सीधे सीधे किसानी से जुड़े हुए हैं। और लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है कि यहां पर अगर एवरेज जमीन, औसत जमीन अगर किसानी की देखिएगा तो वो 1 हेक्टेयर से भी कम है। 0.75 हेक्टेयर की जमीन औसत निकल कर आती है। और जो न्यूनतम या कहें जो गरीब या कहें जो सीमांत और छोटे किसान हैं, वो सही मायने में 96% है। तो ये कल्पना के परे है कि अभी तक जो संवाद कोई पॉलिटिकल पार्टी कर नहीं पाती थी, उस संवाद को नए सिरे से किसान आंदोलन ने पश्चिम बंगाल में ही समेटना शुरू किया है। ये वही पश्चिम बंगाल है जिसने तिभागा आंदोलन देखा। और तिभागा आंदोलन भी कब देखा? एक तरफ भारत आजादी के जश्न में डूब रहा था और दूसरी तरफ तिभागा आंदोलन हो रहा था। तिभागा आंदोलन के दायरे में आने वाले जो जिले हैं, जो 6 जिले थे खास तौर पर, उन जिलों में भी किसानों की मौजूदगी आंदोलन और उनके संवाद के जरिए होने वाली है। लेकिन उस समय भूमि सुधार और जमीन का मसला था। इस जमीन के मसले को वामपंथियों ने अपने तरीके से सत्ता में आने के बाद अलग अलग अमेंडमेंट्स के जरिए सुधारा भी। लेकिन यह स्थिति किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जमीन का मसला अगर सुधरेगा तो उस पर होने वाले अनाज की परिस्थिति में आकर फंस जाएगा। यह ज्योति बसु ने भी नहीं सोचा, यह बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी नहीं सोचा, यह हो सकता है ममता बनर्जी ने भी ना सोचा हो कि ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आएगी, क्योंकि किसानी तो स्टेट का मसला था। सेंटर ने अपने तौर पर अगर कानून बना दिया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो राज्यों के ऊपर यह दबाव आ गया कि वह भी उसे लागू कराएं। लेकिन लगातार लागू कराने के बाद जब आंदोलन ने इस बात को प्रेरित किया कि दरअसल ये गलत हो रहा है, तो ध्यान दीजिए, चाहे वो राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे पंजाब की विधानसभा हो, चाहे दिल्ली की विधानसभा हो, चाहे छत्तीसगढ़ की विधानसभा हो, एक लहजे में कहें तो जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर सरकार के इस कानून को मानने से विधानसभा के भीतर इनकार कर दिया गया।
लेकिन फिर वही सवाल है, विधानसभा में जिसकी सत्ता रहती है वो क्या कानून बनाने के हक के साथ साथ किसी के बारे में कुछ भी तय कर सकता है? और पहली बार किसानों ने अपनी परिस्थितियों से इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को जोड़कर समझाने का प्रयास शुरू किया है कि दरअसल इस राजनीतिक व्यवस्था को ही बदल डालिए। क्योंकि नंदीग्राम में दिया गया संवाद कोई छोटा संविधान नहीं है। इस संवाद के भीतर में 3 बातों का साफ तौर पर जिक्र किया गया। भाजपा को वोट नहीं दें, चाहे किसी भी पार्टी को आप दे दें। और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार यानी मोदी सरकार पूरे तरीके से कैबिनेट के साथ अगर बंगाल में आकर चुनाव प्रचार कर रही है तो हम भी प्रचार कर रहे हैं उसके खिलाफ खड़े होकर। यह सीधा ऐलान है, किसी पार्टी का साथ नहीं लेना है, लेकिन बीजेपी को किसी भी हालत में लोग वोट नहीं दें इसके लिए शिक्षित करना है। नंदीग्राम के भीतर जो लोग बैठे हुए थे आज भाषण सुनने के लिए, जाहिर है किसान थे, मजदूर थे, लेकिन जाहिर है उनके भीतर में बंगाली मुसलमान भी थे, हिंदू मुसलमान भी थे, मुसलमान भी अपने तौर पर मौजूद थे। यानी ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें धीरे धीरे जाति और धर्म के नाम पर किस रूप में मिट रही है। और टकटकी लगाए जो चेहरे थे वो मंच की तरफ देख रहे थे, और मंच पर कोई ऐसे नेता नहीं थे जो टेलीविज़न पर छाए रहे हों। मंच पर संवाद करने वाले ऐसे चेहरे नहीं थे जिनके चेहरे को आपने बार बार देखा हो। ऐसे चेहरे थे जो इस आंदोलन के वक्त की ही उपज है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके भीतर कोई उम्मीद और कोई आस जाग रही है क्या? यह उस आंदोलन की तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं जिसमें एक उम्मीद और आस या संघर्ष का मादा, यानी जिस नंदीग्राम ने 2007 में ऐसे आंदोलन को देखा जहां पर आंदोलन इतना हिंसक था कि सत्ता भी मार रही थी और विपक्ष भी, और अपने तौर पर विपक्ष सत्ता से 2-2 हाथ करने को तैयार था। हजारों लोगों की मौत हुई उस दौर में, सैकड़ों लोगों को जेल में बंद किया गया। ये सब कुछ छुपा हुआ नहीं है। आदिवासी ग्रामीणों की संख्या मौतों के साथ लगभग 350 थी नंदीग्राम के भीतर में 2007 से 2011 के बीच में। और 2011 के बाद भी आर्थिक स्थितियां बदल गई हो ऐसा भी नहीं है। तो यानी जनता तय करे उसे किसे वोट देना है, लेकिन वह बीजेपी को वोट ना दे। जब इस बात का जिक्र किसान कर रहे हैं तब हमें लगता है कि अब इस स्थिति को समझने की जरूरत हो चली है कि नंदीग्राम के भीतर में जब जय श्री राम के नारे लगाकर नंदीग्राम के संघर्ष को ही गुम करने की कोशिश की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, या एक धर्म का आवरण कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है जहां भक्ति भाव में लोग अपनी भावनाओं से ओतप्रोत होकर भूल जाएं मेहनत, मजदूरी, 2 जून की रोटी, उसके लिए संघर्ष, पीढ़ियों से जिस जमीन पर हैं, जहां पर खेती करते हैं, वह भी अगर हक उनके छीनते चले जाएंगे तो उनके पास क्या बचेगा, वह भूल जाएं। ये एक ऐसी परिस्थितियों में भारत की राजनीति आकर फंसी नहीं है बल्कि खड़ी हो गई है, जहां पर किसान आंदोलन करते हुए राजनीतिक पाठ पढ़ा रहा है और राजनीति सत्ता को पाने के लिए धर्म का पाठ पढ़ा रही है। मुद्दों से हटकर एक दूसरे के खिलाफ संवाद का कायम हो रहा है। ध्यान दीजिए, ममता बनर्जी के टारगेट में बीजेपी है, बीजेपी के टारगेट में ममता बनर्जी है। कांग्रेस और लेफ्ट अपने तरीके से जमीनी स्तर पर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जहां भी उन्हें महसूस होता है कि अगर उनकी सियासत में कुछ वोट ये कहने से जुड़ जाएंगे कि ममता बनर्जी को जो चोट लगी वो नौटंकी थी, तो जरा समझिए, इसका मतलब मैसेज बहुत साफ है। अगर इस पूरे प्रकरण को अगर पश्चिम बंगाल की सियासत की परिस्थितियों से जोड़िएगा तो ममता बनर्जी ने बहुत साफ तौर पर नंदीग्राम के भीतर जिस तरीके से उस पर हमला हुआ या चोट लगी, दोनों परिस्थितियों में मैसेज बहुत साफ दे दिया मुस्लिमों को कि जब मेरी यह हालत हो सकती है तो राजनीति में जब आपको हाशिए पर ढकेल दिया गया है तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी। यह मैसेज उनके लिए है। कांग्रेस और लेफ्ट के लिए भी यह मैसेज था। उनको लग रहा था कि यही तो एक वोट बैंक है जिसमें सेंध लगाई जा सकती है और जिसको अपने साथ लिए जा सकता है। तो ममता बनर्जी ने अपने चोट के जरिए मैसेज दिया, बटिए मत, एकजुट होइए। कांग्रेस ने नौटंकी करार दे दिया तो इसका मतलब था कि कांग्रेस चाहती थी कि दरअसल वह लेजिटिमाइज कर दे जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के हक में मुस्लिम वोट तो नहीं जाएंगे। यह इतिहास है। 2014 में 2%, 2016 के विधानसभा में 6%,
2019 के लोकसभा में 4% यह वोट मिले हैं मुस्लिमों के बीजेपी को, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी 2019 में भी 70% वोट मिले, 2014 में 40% वोट मिले। यह परिस्थिति बतलाती है कि यह वोट की लड़ाई में राजनीतिक साधने वाले एक दूसरे को निशाने पर लेंगे, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े नेता किसी को निशाने पर नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ सत्ता से कह रहे हैं हमारा हक है एमएसपी, आप हमें दे दीजिए, हमारा हक है इन 3 कानूनों को आप वापस लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारा सब कुछ छिन जाएगा, अन्यथा हम आपसे अब सत्ता छीन लेंगे। किसे देंगे नहीं पता है, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल भाषा कहती है कि यह सत्ता हमारे पास आनी चाहिए। इस अंतर को जरा समझने की अब कोशिश करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि बंगाल के भीतर का सच क्या है। अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या वाकई कल तक मुस्लिम तुष्टीकरण का जो जिक्र होता था, क्या उसको हाशिए पर नहीं ढकेल दिया गया? नए सिरे से दलित अपीजमेंट का जिक्र पॉलिटिकल पार्टियों ने शुरू कर दिया है। इस देश के भीतर में किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, इस देश के भीतर में बेरोजगारों की परिस्थिति, इस देश के भीतर में नौकरी जाते हुए वाइट कॉलर की परिस्थितियों का भी जिक्र कभी राजनीतिक मैदान में नहीं होता है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो होता है उसमें निशाने पर ममता है दिल्ली के, ये सच है। ममता के निशाने पर बीजेपी है, यह भी सच है। कांग्रेस के निशाने पर ममता भी है और बीजेपी भी है, यह भी सच है। वामपंथियों के निशाने पर ममता भी है और बीजेपी भी है, यह भी सच है। लेकिन इस त्रिकोण और चकोण के भीतर का सच क्या है? मुद्दे कहां हैं? और मुद्दे गायब ना हो, शायद इसीलिए भवानीपुरा से लेकर नंदीग्राम तक जो आज संवाद किया गया, उस संवाद की नब्ज के भीतर का सच यह है कि भारत में आज नहीं तो कल आपका नंबर भी हमारी ही तर्ज पर आएगा, जहां सरकार कहेगी कि हमने कानून बनाया है ना, हमने सही ही बनाया होगा, और आपने चूंकि हमें चुना है तो हमको यह हक मिल जाता है कि हम कोई भी कानून बना सकते हैं। यह मैसेज ग्रामीण भारत को, यह मैसेज किसान मजदूर को कौन समझाएगा? पॉलिटिक्स समझाती है तो पॉलिटिक्स ने एक आदत लगा दी है कि उसको सहूलियत देनी पड़ती है, वो पैसे भी बांटे जाते हैं वहां पर, और सत्ता में आने के बाद क्या क्या कर दिए जाएंगे इस बात का भी जिक्र होता है। लेकिन किसान नेता इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। किसान नेता तो उन परिस्थितियों को बता रहे हैं कि आज अगर हम बीते 110 दिनों से लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बात का भी जिक्र किया गया कि हिम्मत सरकार की नहीं होगी कि हमारे आंदोलन को वह तोड़ पाए। 40 लोग थे लेकिन एक को भी तोड़ नहीं पाती है। लेकिन पॉलिटिकल एमपीज हों या एमएलएज हों, इनको तोड़ना राजनीतिक दल के लिए कोई कठिन काम नहीं होता है। इनकी कीमत होती है, कीमत दे दीजिए तो कीमत के बाद वो कहीं भी शामिल हो जाते हैं। कोई विचारधारा का जिक्र नहीं है, सत्ता ही विचारधारा है। यह धीरे धीरे समझाने की परिस्थितियां डेवलप हो रही है, समझने की परिस्थिति डेवलप हो रही है। इसीलिए सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि नंदीग्राम में आज रैली हो गई, कल सिंगूर में हो जाएगी, और वहां पर कभी आंदोलन हुआ था, तो अब इन रैलियों के जरिए लोग क्या समझेंगे? पहली बार राजनीति के भीतर जो पैसे की आवाजाही होती है, जो पैसे की लूट है, और जो कानून को बनाकर कॉरपोरेट को लाभ देते हुए कॉरपोरेट से कमीशन भी लेना, पैसे भी आना, पॉलिटिकल फंडिंग भी कराना, बॉन्ड भी उनसे खरीदवा देना, और इन सब के साथ देश के कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन से एक लगातार में जो खड़े नजर आते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से अब किसान नेता समझाने लगे हैं या कहने लगे हैं। 4 मतलब बहुत साफ है। पहला मतलब, जिन 3 कानूनों का जिक्र अभी तक होता था, उस 3 कानूनों पर सरकार या कहें जो राजहट है, उसने किसानों को बेचैन कर दिया कि अब जनता को बताइए कि दरअसल आज नहीं तो कल उनका हक भी छीन लिया जाएगा। दूसरी बात, एमएसपी जो कानून बनाने का जिक्र है, सरकार इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि ठीक इसी तरीके से इस देश में जो भी सैंक्शन पोस्ट हैं, जहां पर नियुक्तियां होनी चाहिए, सरकार इसलिए नहीं नियुक्ति कर पा रही है क्योंकि सरकार की अपनी अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल उसने अपने प्रचार प्रसार के जरिए करवा दी कि अब उसके पास वेतन देने तक के लिए पैसा नहीं है। तमाम राज्य घाटे में नहीं, कर्ज में डूबे हुए हैं। किसी के ऊपर 2 लाख करोड़ का कर्ज है, किसी पर 3 लाख का कर्ज है, किसी पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है। इतना ज़्यादा कर्ज अगर 1.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ तक का कर्ज कमोवेश इस देश के हर राज्य पर है। यानी राजनीति सिर्फ सत्ता पाने के लिए है
और सत्ता पाने के लिए पूरी कैबिनेट मिनिस्टर ही है। प्राइम मिनिस्टर खुद चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं और उस पर जो खर्च हो रहा है वो खर्च भी तो इस देश का खर्च है। यह जो ट्रांसफर एसेट किया जा रहा है, और खास तौर से अब जो कल तक इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर था, अब ये खेती पर अगर आ गया है, तो खेती के जरिए जो भी व्यवस्था चल रही है भारत के ग्रामीण हिस्सों में, पश्चिम बंगाल के भीतर, आज इसे ही समझाने की कोशिश की गई कि जो लगभग 37,000 से ज़्यादा गांव में हाट और साप्ताहिक बाजार हैं, उनकी परिस्थितियों से कहीं ना कहीं 2 जून की रोटी वहाँ के लाखों लोगों की जुड़ी हुई है। 3.5-4 करोड़ लगभग अगर किसान रहते हैं वहाँ पर, और लगभग भूमि आवंटन जिनके पास भूमि है उनकी संख्या लगभग 75 लाख है। तो जरा कल्पना करनी शुरू कीजिए कि ये मैसेज अगर दिया जा रहा है और ये मैसेज नॉन पॉलिटिकल होकर लोगों के भीतर जा रहा है, तो ये आंदोलन की तस्वीर तिभागा आंदोलन और नक्सलबाड़ी और फिर नंदीग्राम या लालगढ़ या सिंगूर आंदोलन से कहीं ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि उस तमाम आंदोलनों में सत्ता पाने की सोच थी। पहली बार सत्ता पाने की नहीं, सत्ता को बेदखल करने की सोच ज़्यादा तेजी से डेवलप हो चली है। अगर किसान का मुद्दा, अगर खेती का मुद्दा राज्यों तक रहता, तब यह लड़ाई का चेहरा ऐसा नहीं होता। पहली बार सेंटर ने किसानी को अपने हाथ में ले लिया और उसको कानूनी जामा पहनाकर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करा लिए। इसीलिए ये पहली बार इस देश के किसानों को इसका एहसास हो गया, और किसान अब ये एहसास देश को करा रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ भी नहीं बचेगा। आज के भाषण के भीतर में यही संवाद सबसे बड़ा था कि आज किसान अगर आहत है और आंदोलनरत है, तो कल आपकी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी। क्या ये मैसेज राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए घाटे का सौदा इतना बड़ा है कि आरएसएस की जमीन भी खिसक जाए? क्योंकि आरएसएस ने अपने भीतर भी अलग अलग समुदायों को पकड़ने के लिए संगठन बनाए हुए हैं। किसान संघ भी उसका काम करता है, आदिवासी कल्याण संघ भी काम करता है, मजदूर संघ भी काम करता है, भारतीय मजदूर संघ जो काम करता है। ध्यान दीजिए, आरएसएस की जो पूरी की पूरी जमीन है, उस पूरी जमीन पर अब किसान आंदोलन आकर उसी रूप में खड़ा हो गया है जिसका जिक्र कल तक बीजेपी के पास जब सत्ता नहीं थी तो आरएसएस किया करती थी। आरएसएस कमोबैश इन्हीं चीजों का जिक्र करती रही, लेकिन आज की तारीख में वह ना सिर्फ खामोश है बल्कि सत्ता के खातिर सत्ता के साथ खड़ी हुई है। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो पहली बार सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के जरिए राजनीति को अपने अंडर में ले रहा है। यानी जो एक अम्ब्रेला बन रहा है वो सामाजिक विस्तार का बन रहा है, आर्थिक समझ का बन रहा है, और राजनीति उसके अंदर आ रही है। अभी तक राजनीति ही अम्ब्रेला के तौर पर रहती थी और पूरी की पूरी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उसके भीतर समा जाती थी। ये पहली बार है इस देश के भीतर में जहां पर सामाजिक स्थितियों ने राजनीति को राजनीति का पाठ पढ़ाना शुरू किया है कि राजनीति बिना समाज और बिना अर्थव्यवस्था के नहीं चलती है, और इन दोनों को आपने बेच दिया, बांट दिया, खत्म कर दिया, और सियासत में आपने जय श्री राम के नारे लगा दिए, आपने मुसलमानों को हाशिए पर ढकेल दिया, आपने जातियों में बांटकर वोट बैंक क्रिएट कर लिया। यहाँ पर ओबीसी है, यहाँ पर एससी है, वहाँ पर एसटी है, इस आधार पर ये अपर कास्ट है, हमारे साथ ही रहेगा। यह सोच जो डेवलप कर ली, किसान आंदोलन पश्चिम बंगाल में उस नई जमीन को तैयार कर रहा है जिस जमीन को लोग भूल गए थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पहचान इंटेलेक्चुअलिज्म से जुड़ी हुई है। रेनेसा सबसे पहले, पुनः जागरण की स्थिति सबसे पहले यहीं पर आई थी। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले यहीं पे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। लेकिन ये सामाजिक कुरीति धीरे धीरे राजनीति की हिस्सेदारी में शरीक हो जाएगी, और राजनीति धीरे धीरे इस देश के किसान मजदूरों से उनके हक नहीं बल्कि उनके अपने एसेट को भी छीन लेगी, वह भी ट्रांसफर करा देगी। तो ये अंदाज पहली बार है जब नंदीग्राम में सुना गया, हम आपसे सत्ता छीनने नहीं आए हैं, हम अपने हक को मांगने आए हैं, लेकिन अगर आपने हमारे हक को सत्ता में रहते हुए छीन लिया तो हम आपसे सत्ता छीन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।